नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 से सामान्य अध्ययन के 17वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, किस कॉप सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। पहला ऑप्शन है कॉप 25, दूसरा है कॉप 26, तीसरा है कॉप 21 और लास्ट है कॉप 27। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में हानि और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड पर कॉप 27 सम्मेलन में सहमत हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कॉप 27 की, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022, जिसे आमतौर पर कॉप 27 के रूप में जाना जाता है, 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, जो 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख मिस्र में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पहली बार हानि और क्षति कोष पर सहमति बनी, जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। हानि और क्षति कोष उन देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक असुरक्षित व प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कौन सा संचार मॉडल अच्छी तरह विकसित है? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है जनसंचार, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक और लास्ट है संगठनात्मक। तो बौद्ध धर्म में अंतर्वैयक्तिक संचार का एक सुव्यवस्थित मॉडल मौजूद था, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए अंतर्वैयक्तिक संचार की, तो यह धर्म सचेतन और विचारशील संवाद को प्रोत्साहित करता है, जिसमें किसी के शब्दों के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होना और यह समझना शामिल है कि वे दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है SPSS, दूसरा है मैटलैब, तीसरा है R और लास्ट है मिनीटैब। तो R एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी गणना और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए R की, तो इसमें विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों के लिए कई पुस्तकालय और पैकेज उपलब्ध होते हैं, जिससे यह डेटा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगर बात की जाए SPSS की, तो SPSS का पूर्ण रूप है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। यह पेड सॉफ्टवेयर है, तो ये गलत होगा। दूसरा है मैटलैब, मैटलैब भी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग संख्यात्मक गणना के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए मिनीटैब की, तो मिनीटैब भी एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में R जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद के 4 सूत्रों में से मात्रा सूत्र यानी क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रा को प्रतिबिंबित करता है? पहला ऑप्शन है प्रतिमान, दूसरा है विन्यासकारी, तीसरा है उपमा और लास्ट है सूचना। तो बातचीत के 4 सूत्रों में से एक मात्रा सूत्र सूचना की सही मात्रा में जानकारी को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ब्रिटिश दार्शनिक एच पॉल ग्राइस ने अपनी 1975 के निबंध लॉजिक एंड कन्वर्सेशन और 1989 की अपनी पुस्तक स्टडी इन द वे ऑफ वर्ड्स में संभाषण यानी बातचीत के 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसे सहकारी सिद्धांत या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कहते हैं। जिसमें उन्होंने मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, पहला सिद्धांत, दूसरा मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, तीसरा सिद्धांत मैक्सिमम ऑफ मैनर,
और चौथा है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन। इन 4 सिद्धांत की बात की एच पॉल ग्राइस ने अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संचार में समीप विद्या यानी प्रॉक्सिमिक्स के क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है मुखी हाव भाव, दूसरा है भीड़ भाड़, तीसरा है प्रादेशीयता, चौथा है व्यक्तिगत क्षेत्र और लास्ट है नेत्र संपर्क। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला विकल्प है केवल ए बी सी सही है, दूसरा है बी सी डी सही है, तीसरा है सी डी ई सही है और लास्ट है ए डी और ई सही है। तो संचार में प्रॉक्सिमिक्स के क्षेत्र से संबंधित है, मुखी हाव भाव संबंधित नहीं है, भीड़ भाड़ संबंधित है, तीसरा है प्रादेशीयता, तो प्रादेशीयता भी प्रॉक्सिमिक्स से संबंधित है इसलिए ये भी सही हो जाएगा। चौथा है व्यक्तिगत क्षेत्र, ये भी संबंधित है, नेत्र संपर्क संबंधित नहीं है इसलिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी और डी, जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए समीप विद्या की यानी प्रॉक्सिमिक्स की, तो प्रॉक्सिमिक्स एक महत्वपूर्ण विषय है जो मानवीय संबंधों और सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विभिन्न पारस्परिक दूरियों को शामिल करता है जिनका उपयोग लोग सामाजिक, व्यक्तिगत, अंतरंग और सार्वजनिक संदर्भों में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स की समझ से संचार में सांस्कृतिक विविधताओं को बेहतर तरीके से समझना आसान हो जाता है। अगर बात की जाए संचार में समीप विद्या से संबंधित प्रमुख पहलू की, तो भीड़ भाड़ जो है वो उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जहां व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि उनके व्यक्तिगत क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए ये सही होगा। दूसरा है प्रादेशीयता। प्रादेशीयता यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र की सुरक्षा और नियंत्रण कैसे करते हैं। इसमें कार्यालयों, घरों या पसंदीदा सीटों जैसे भौतिक और अमूर्त स्थानों का स्वामित्व भी शामिल होता है, इसलिए प्रादेशिकता भी सही होगा। तीसरा है व्यक्तिगत क्षेत्र। व्यक्तिगत क्षेत्र एक अदृश्य सुरक्षात्मक घेरा है जिसे व्यक्ति सामाजिक संपर्क के दौरान बनाए रखते हैं। इसकी सीमा संस्कृति और व्यक्तियों के अनुसार भिन्न होती है, इसलिए सही विकल्प केवल बी, सी और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सर्वेक्षण में आने वाली नमूना चयन यानी सैंपलिंग से जुड़ी समस्याओं की पहचान करें। पहला है कई लोग एक से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक विशिष्ट ईमेल पता होता है। तीसरा है एक परिवार में एक कंप्यूटर हो सकता है लेकिन कई उपयोगकर्ता हो सकते हैं। और लास्ट है इंटरनेट उपयोगकर्ता जनसंख्या का पूर्वाग्रही नमूना होते हैं। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण से जुड़ी समस्याओं में कई लोग एक से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का उपयोग करते हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक विशिष्ट ईमेल पता होता है, ये एकदम गलत है। और दूसरा है एक परिवार में एक कंप्यूटर हो सकता है लेकिन कई उपयोगकर्ता हो सकते हैं, ये भी सही होगा। और लास्ट है इंटरनेट उपयोगकर्ता जनसंख्या का पूर्वाग्रही नमूना होते हैं, ये भी सही है। तो नीचे जो दिए गए कूट हैं उनमें से बी, सी और डी सही हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए ऑनलाइन सर्वेक्षण की, तो यह एक तकनीक है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके लोगों से आवश्यक जानकारी या प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के विचारों और धारणाओं को समझना, उनकी प्राथमिकताओं को जानना और उनकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण कैसा होता है? पहला ऑप्शन है धीमा प्रति यूनिट भंडारण अधिक महंगा और सतत होता है। दूसरा है तेज प्रति यूनिट भंडारण कम महंगा और सतत होता है। तीसरा ऑप्शन है तेज प्रति यूनिट भंडारण अधिक महंगा और सतत नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है तेज प्रति यूनिट भंडारण कम महंगा और सतत नहीं होता है। तो द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक कंप्यूटर भंडारण तेज होता है, प्रति यूनिट भंडारण अधिक महंगा होता है और यह सतत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए प्राथमिक भंडारण में, तो प्राथमिक भंडारण में अस्थिर मेमोरी जैसे रैम, DRAM और नॉन वोलेटाइल भंडारण माध्यम जैसे स्टोरेज क्लास मेमोरी, हाइब्रिड स्टोरेज एरे, ऑल फ्लैश एरे और स्टोरेज एरिया नेटवर्क शामिल होते हैं।
जबकि द्वितीयक भंडारण, जिसे सहायक भंडारण या बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, एक प्रकार का डेटा भंडारण है जो दीर्घकालिक डेटा स्टोरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधता पर अनुबंध किस कार्यसूची के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? पहला ऑप्शन है कार्यसूची 20 यानी एजेंडा 20, दूसरा है एजेंडा 21, तीसरा है एजेंडा 22 और लास्ट है एजेंडा 23। तो जैव विविधता पर अनुबंध यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एजेंडा 21 के सिद्धांतों को लागू करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक यानी प्रायोगिक साधन के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एजेंडा 21 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन यानी UNCED के दौरान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 178 देशों से 178 से अधिक सरकारों द्वारा अपनाया गया है। इसमें पर्यावरण और विकास से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन और नीति निर्माण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे? पहला ऑप्शन है 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत, दूसरा है पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार, तीसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और लास्ट है विश्वविद्यालयों में नए विभागों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी, एकदम सही है। दूसरा है पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई थी, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालयों में नए विभागों की स्थापना नहीं की गई थी, एकदम गलत है। तो जो सही विकल्प हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, बी और सी। तो जो नीचे दिए कूट हैं इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? पहला ऑप्शन है भारत में उच्चतर शिक्षा को समाप्त करना, दूसरा है महिलाओं के महाविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी यानी निजी उद्यम की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लास्ट है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना। तो हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में थी उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी यानी निजी उद्यम की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए हंटर आयोग की सिफारिशों की, तो हंटर आयोग की स्थापना 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। आयोग का नेतृत्व विलियम हंटर ने किया और इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें देना था। आयोग ने 1854 के वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन भी किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा है 15,000, तीसरा है 20,000 और चौथा है 25,000। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात को बेहतर करने और लड़कियों को सशक्त करने के उद्देश्य से 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2019 में बेटियों के परिवारों को आर्थिक लाभ देने के लिए इस योजना की घोषणा की तथा 1 अप्रैल 2019 को इस योजना को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया? पहला ऑप्शन है 30 लाख से अधिक बच्चे और 9 लाख गर्भवती महिलाएं, दूसरा है 36,82,000 से अधिक बच्चे और 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है 40 लाख से अधिक बच्चे और 12 लाख गर्भवती महिलाएं और लास्ट ऑप्शन है 25 लाख से अधिक बच्चे और 8 लाख गर्भवती महिलाएं। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,82,000 से अधिक बच्चे और 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए मिशन इंद्रधनुष की,
तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाना है। इसमें 7 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों को कवर किया गया है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा तथा हेपेटाइटिस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। दूसरा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। कूट दिए गए हैं, केवल एक सही है, दूसरा केवल 2 सही है, तीसरा 1 तथा 2 दोनों सही हैं और लास्ट है न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, एकदम सही है। दूसरा ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसका एक अन्य विभाजन अष्टक यानी अष्टक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद में 8 भाग हैं। अध्याय 64 हैं, वर्ग 2112 हैं, 2112 वर्ग हैं। अध्याय 64 हैं। अगर मंत्र की बात की जाए तो मंत्रों की संख्या 10,552 है। ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं, लेकिन यदि बालखिल्य या परिशिष्ट जोड़ दिए जाएं तो कुल 1028 सूक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 27, तीसरा है 36 और लास्ट है 41। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 11 द्वीप पर ही मानव आबादी निवास करती है। यह द्वीप समूह केरल के पश्चिम में अरब सागर में स्थित हैं और इसका निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। प्रवाल निक्षेप से। लक्षद्वीप में संवहनी वर्षा होती है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है लक्षद्वीप और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यह लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप पर समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। हाल ही में नवंबर 2020 में यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किया गया था।